नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के आरोग्य मंत्र इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। हमने कई ऐसे विषय को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की। आज हम स्पेशली महिलाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। खास करके हम आज बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी और सीज़र डिलीवरी की, क्योंकि ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ख़ास करके ये डिलीवरी की बात आती है, जो फिर नॉर्मल हो या सीज़र डिलीवरी हो, तो इसे लेके महिला काफ़ी चिंतित रहती है। आज उन्हीं की चिंता दूर करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भाविका ढोबले। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपको कहा कि डिलीवरी की बात आती है तो कोई भी महिला हो, लड़कियां हो जो अभी जस्ट प्रेग्नेंट है और उन्हें ख्याल आ जाता है कि डिलीवरी के टाइम में मैंने कैसा करना चाहिए, तो उन महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या सीज़र डिलीवरी अच्छी है? देखिए, जब लड़कियां फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं, पर कॉमनली एक यही सवाल होता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीज़र होगा। और उनको ऐसे भी लगता है कि मैं और मेरा बेबी स्वस्थ तो रहेंगे ना। पर हमेशा डॉक्टर्स और पेशेंट्स को यही लगता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और उसके साथ साथ मदर और बेबी दोनों स्वस्थ रहे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। पर बहुत बार ऐसे कुछ सिचुएशंस रहते हैं पेशेंट्स में या हो जाते हैं कि जिनके कारण उनका सीज़र करना पड़ता है। तो सीज़र करना है या नॉर्मल करना है, तो ये उस टाइम के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उस सिचुएशन को देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इन पेशेंट्स के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना चाहिए या सीज़र का डिसीजन लेना है। जिस तरह मैम हम देखते हैं कि आजकल बहुत भागदौड़ भरी लाइफ है, और इस भागदौड़ भरी लाइफ में भी हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं रहते हैं। हम ज़्यादातर सीज़र की ओर रुख करते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मतलब कौन से कंडीशंस में ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं बोलती हूँ कि 3 P's का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट P होता है कि मदर का पेल्विस, यानी जो बोनी चौकट है जिसमें से बेबी पास होता है, तो वो एडिक्वेट होना चाहिए। और सेकंड P होता है पैसेंजर। तो पैसेंजर होता है बेबी, तो पैसेंजर का यानी बेबी का हेड मदर के पेल्विस के थ्रू पास होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और थर्ड P होता है पेन। तो जब मदर को अच्छे लेबर पेन्स आएंगे तो ही बेबी पेल्विस के थ्रू पास होके नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये 3 P's इम्पॉर्टेंट है। और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि कुछ मतलब क्राइटेरियाज है, जैसे बेबी हेड के तरफ से होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बेबी के साइड में जो पानी है वो अच्छा होना चाहिए। बेबी का ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। और पेशेंट को लेबर पेन्स अच्छे आने चाहिए। और लेबर पेन्स के साथ साथ उससे प्रोग्रेस भी होना चाहिए। जैसे लेबर पेन्स आ रहे हैं तो साथ में बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए। और इस पूरी लेबर के प्रोसेस में बेबी के हार्ट बीट्स एंड तक अच्छे रहने चाहिए। तो अगर ये सब सही चल रहा है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और हमने ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना चाहिए। जिस तरह से मैम आपने कहा कि बच्चों से रिलेटेड या महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें भी आपने बताया कि ये सिम्टम्स रहे तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। साथ ही हमें नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे वो इजी वे से हो जाए? कुछ एक्सरसाइज हो या खान पान में बदलाव हो? तो ये तो अपने आप में पूरा अलग पूरा टॉपिक है कि एक्सरसाइजेस कौन से करने चाहिए। कि फर्स्ट 3 महीने में कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, सेकंड 3 मंथ्स में कौन से करने चाहिए, और लास्ट 3 मंथ्स में कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए। तो ये पेशेंट्स ने प्रॉपर एक्सरसाइजेस सीखना चाहिए। जैसे कुछ योगा है और फिजियोथेरेपिस्ट से भी सीखना चाहिए, और वो प्रॉपर उन्होंने उसका ट्रेनिंग लेके ही वो अंडर ऑब्जर्वेशन पहले सीख के फिर उन्होंने करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है मैम ने। जिस तरह से नॉर्मल डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, साथ ही सिम्टम्स क्या होते हैं, ये भी सारी चीज़ें मैम ने बता ही दी है। तो मैम अब बात करते हैं सीज़र डिलीवरी की, क्योंकि सीज़र डिलीवरी होने के भी क्या चांसेस होते हैं, क्या
होता है तो सीजर किया जाता है? क्या रीजंस है, हाँ। कारण क्या है, कौन से केसेस में सीजर हाँ, कि सीजर हमें करना चाहिए, अभी वो स्टेज ऐसी कौन सी होती है तो सीजर करना पड़ता है हमें, क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए, जब पहले 2 सीज़र हुए हैं तो तीसरे टाइम पे डॉक्टर्स सीज़र की ही सलाह देते हैं, या फिर पहला 1 सीज़र हुआ है तो ऐसे केसेस में सेकंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। पर जब पहला सीज़र हुआ है और वो जो बच्चेदानी में जो स्कार है पहले सीज़र का, अगर वो बहुत थिन है तो वो फटने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे, या फिर पहला सीज़र है और बाकी कुछ इंडिकेशंस अगर है तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर सीज़र की सलाह देते हैं। बिल्कुल। और कुछ केसेस में कभी बच्चे का वज़न कम होता है, बच्चा अविकसित होता है, बिल्कुल। तो सीज़र नॉर्मल डिलीवरी के दर्द ऐसे बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, लेबर पेन्स। तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर कभी कभी सलाह देते हैं कि आप सीज़र कीजिए करके। और बाकी भी बहुत कंडीशंस होती है जिसमें सीज़र करना पड़ता है, जैसे बेबी पैरों से है, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या फिर कभी कभी प्लासेंटा यानी आवल नीचे की तरफ रहती है, गर्भाशय में नीचे की तरफ स्थित होती है, उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में सीज़र करना पड़ता है। और कभी पेशेंट को लेबर पेन्स आते नहीं हैं, वैसे मतलब मेडिसिन्स और मेडिकेशंस देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, फिर भी लेबर पेन्स नहीं आते। कभी कभी लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं पर लेबर का प्रोग्रेस नहीं होता है, लेबर पेन्स चलते रहते हैं पर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, हेड, बेबी का हेड नीचे की तरफ प्रोग्रेस नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में भी फिर डॉक्टर्स कुछ देर मतलब उनको पता होता है कि कौन से केसेस में कितना टाइम वेट करना चाहिए, तो वो वेट करने के बाद फिर सीज़र का डिसीजन ले लेते हैं। कुछ केसेस में बेबी के साइड का पानी बहुत कम हो जाता है, कभी लेबर के प्रोसेस के दौरान बेबी अंदर पॉटी कर लेता है, और बेबी के हार्ट बीट्स कभी कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना बच्चे के लिए ख़तरनाक हो जाता है, तो फिर डॉक्टर सीज़र का डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल मैम। और कभी कभी तो सब सही चल रहा होता है, लेबर का प्रोसेस सही चल रहा है, पर मदर को ऐसा लगता है कि नहीं, उसको बहुत दर्द आ रहा है और अभी वो दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फिर मदर बोलती है कि नहीं, आप मेरा सीज़र करवा दीजिए। तो ऐसे टाइम पे हम उन्हें पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। ओके, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी जैसे आपने कहा, मैम ने जैसे हमें बताया कि सीज़र की सिचुएशन क्या होती है, किस टाइम पे वो सीज़र करना पड़ता है ताकि बेबी भी बच सके और माँ को भी प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी मैम ने बताया है, भाविका मैम ने, और उसी तरह सीज़र डिलीवरी के बारे में भी बताया है। अब जिस तरह से मैम आपने पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की बात की, तो वो क्या है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी? पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसे होता है कि लेबर का प्रोसेस तो चालू होता है रहता है, पर पेशेंट्स को पेन के जो सिग्नल्स है, हाँ, वो उनके ब्रेन तक कम पहुंचते हैं, उनको कम महसूस होते हैं, तो दर्द कम महसूस होगा। तो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, रीढ़ की 2 हड्डियों के बीच में पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे पेशेंट को, पर उनको पेन महसूस नहीं होता, इसीलिए उसको पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। अच्छा, तो ये इजी हो जाती है या उसे भी कोई फेस करना पड़ता है? उसके लिए एनेस्थेटिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों चाहिए होते हैं, और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट के लिए तो बिल्कुल इजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की। साथ ही मैम कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने कभी शेयर नहीं किया हो, बट हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि आपके पास बहुत क्रिटिकल केस आई है और उसमें आपने सक्सेस पा लिया, जिसमें बच्चा और माँ दोनों सेफ है। तो कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस? ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और जनरली ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा मिलते हैं कि कभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे जो क्रिटिकल होके आते थे, जिनका बीपी बहुत बढ़ जाता था पेशेंट को, उसके वजह से उस पेशेंट्स को कन्वल्जन्स आते हैं। और ऐसे पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल होके आते थे, बाहर से कंटिन्यूस कन्वल्जन्स हो रहे हैं, और फिर ऐसे टाइम पे हम पेशेंट्स को इंजेक्शंस देके, मेडिसिन देके उनके कन्वल्जन स्टॉप करके फिर
अगर बेबी के हार्ट बीट्स अच्छे हैं तो हम ऐसे टाइम पे फिर उनको सीज़र के लिए लेते थे। और ऐसे हमने बहुत केसेस किए कि मदर और बेबी ऐसे केसेस में, क्रिटिकल केसेस में जब बहुत अच्छे रहते थे, स्वस्थ हेल्दी रहते थे, तो वो जो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो जो हमें ये मिलता था कि नहीं हमने कुछ किया है, बहुत अच्छा कुछ हमें आउटकम मिला, मदर और बेबी दोनों हेल्दी है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें होने के बाद सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है। आपने ये सारे अनुभव लिए ही होंगे। मैम, जिस तरह से हम देखते हैं सीज़र डिलीवरी होने के बाद पेशेंट ने किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, देखभाल रखनी चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं वर्किंग वूमेंस ज़्यादा हो गई है, तो इन महिलाओं के लिए आप कैसे मैसेज दोगे, क्योंकि भाग दौड़ भरी लाइफ तो है ही, साथ में वर्किंग भी करना है, ऑफिस भी जाना है, तो रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। तो रिकवर होने के लिए हमें किस तरह से देखभाल करनी चाहिए? सिजेरियन के बाद पेशेंट्स पहले तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मदर्स प्रेगनेंसी में अपना बहुत केयर करती है, क्योंकि बेबी रहता है पेट में, पर डिलीवरी के बाद उनको लगता है चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, वो पूरा फोकस बेबी की तरफ चला जाता है और वो खुद को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो उन्होंने अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करती है मदर्स, तो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लेडीज़ या उनके घर वाले उनको प्लेन दलिया, है ना, प्लेन दलिया देते हैं, तो ऐसे ना करते हुए उसके साथ हरी सब्जियां ऐड करनी चाहिए और पानी पीने के लिए देना चाहिए उनको, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। हाँ, और हम सीज़र के पेशेंट्स को तो हम सेकंड डे ही मोबिलाइज़ करते हैं, मतलब घूमने के लिए चलाते हैं हम हॉस्पिटल में। तो घर पे जाके भी उन्होंने कम्प्लीटली बेड रेस्ट ना लेते हुए घर में भी थोड़ा सा वॉक करना है उन्होंने। और हम पेट को सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं सीज़र के बाद, जैसे एब्डोमिनल बाइंडर अगर पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं यूज़ कर रहे तो चीखते खांसते टाइम उन्होंने अपने पेट को सपोर्ट करना चाहिए। सॉफ्ट पिलो से भी कर सकते हैं। और एक ड्रेसिंग की बात आ गई, उनके टाके का जो ख्याल रखना है, तो जो डॉक्टर्स ड्रेसिंग करके देते हैं, तो हम आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद 1 हफ्ते बाद उनको वापस बुलाते हैं और वो ड्रेसिंग निकाल देते हैं, जो पट्टी लगी रहती है वो निकाल देते हैं। तो घर पे जाके फिर उन्होंने गुनगुने पानी से उसको क्लीन करना चाहिए पेशेंट्स ने, और वो जगह बस ड्राई रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे डिलीवरी होती है, मैम ने कहा है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाओं ने अपनी केयर करनी चाहिए, साथ ही सिर्फ दलिया ना खाते हुए ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन सब्जियां है, उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सीज़र होता है तो उसके बाद हम चाहते हैं कि रेस्ट करें, रेस्ट ना करते हुए किस तरह से थोड़ा तो भी वॉक करना चाहिए, केयर करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मैम, ये एक सवाल ये है कि डिलीवरी होने के बाद हम देखते हैं मोस्टली महिलाएं आजकल ज़्यादा वीक हो गई है, कई बॉडी में पेन्स भी आने लगे हैं, तो वो क्यों निर्माण होते हैं और महिलाओं को इसके लिए क्या मैसेज दोगे आप? बहुत सारे लेडीज़ को ऐसा लगता है कि उनको वेट गेन हो रहा है सीज़र की वजह से। बिल्कुल। तो वेट गेन का ही प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा लेडीज़ ऐसे आती है, तो ऐसे कुछ नहीं है कि सीज़र की वजह से ही आपका वेट गेन हो रहा है, वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वेट गेन हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने कैलोरीज़ ले रहे हैं और आपके कितने कैलोरीज़ यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी के बाद कौन से एक्सरसाइजेस करना है, सीज़र के बाद कौन से एक्सरसाइजेस करना है, उसको आपने प्रॉपर तरीके से सीख के उसको करना चाहिए। और एक बैकएक का बोला आपने, पेट में दर्द होता है। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि नहीं, मुझे सीज़र के टाइम पे जो एनेस्थीसिया दिया गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन पेट में दिया गया, उसके वजह से दर्द हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है, वो उसका कारण नहीं होता है। एक तो उनका कैल्शियम लेवल सही रहना चाहिए, इसीलिए डिलीवरी के बाद भी उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करना है। हाँ, आयरन सप्लीमेंट्स भी, आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर जो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स ले रहे थे, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी हो या सीज़र हो, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर पेशेंट की कैल्शियम लेवल सही है,
और बेबी को ब्रेस्ट फीड करते टाइम वो अगर प्रॉपर बैक सपोर्ट ले रहे हैं तो उन्हें पीठ का दर्द, बैक एक नहीं होगा। तो ब्रेस्ट फीड करते टाइम सीज़र हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, बैक सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम ने, और ख़ास करके महिलाओं को तो स्पेशली टिप्स भी दी है कि किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए फीडिंग के टाइम, या आप बैठे हो उस टाइम खान पान के लिए, सारी चीज़ें मैम ने जो है, भाविका मैम ने हमें बता दी है। आखिरी सवाल यही है कि महिलाओं में ख़ास करके सिज़र डिलीवरी का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और वो कहीं ना कहीं डर के कारण ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है या स्ट्रेस में आ जाती है। तो इन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे और उनका डर कैसे दूर करना चाहोगे? सीज़र तो इसमें बहुत डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीज़र एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है। ये एक्चुअली पेशेंट्स आजकल ऐसे हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ बहुत छोटी है, सपोर्ट नहीं होता है। और दूसरा एक है कि पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर्स ज़बरदस्ती सीज़र करवा देंगे, तो ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे कुछ सिचुएशंस या कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जिसके वजह से सीज़र करना पड़ता है। बेबी के सेफ्टी के लिए बहुत बार ज़्यादातर ऐसे होता है, और या फिर जैसे मैंने बहुत सारे केसेस बताए कि कौन से सिचुएशंस में सीज़र करना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर, सबसे पहले तो डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अननेसेसरी सीज़र नहीं करवाएंगे। दूसरा ऐसे है कि उनको लगता है सीज़र में बहुत ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, सीज़र में थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, पर वो कंट्रोल करना भी सीज़र में ईजी होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल करना। दूसरा एक बैक एक का तो मैंने बताया कि कैल्शियम लेवल सही होना चाहिए और प्रॉपर बैक सपोर्ट लेना चाहिए। और एक वेट गेन का भी रहता है, तो वो भी एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए। तो ऐसे हुआ है कि सीज़रियन का रेट तो बढ़ गया है, नेचुरल तरीका नहीं है डिलीवरी का, रेट बढ़ गया है, पर उसके लिए कुछ रीजंस भी है, जैसे कि एज बढ़ गया है। फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो मदर का एज है वो बढ़ गया है, बिकॉज आप बोल सकते हैं कि वर्किंग मदर्स होते हैं, उसके वजह से बोल सकते हैं आप। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, तो ओबेसिटी रहती है, तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो जाते हैं। तो इन सब सिचुएशंस के वजह से भी सिजेरियन का रेट बढ़ गया है। पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिजेरियन में डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सेफ़ प्रोसीजर है। आप अपने बस डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, और सीज़र करना है या नॉर्मल करना है, बस ये उस टाइम के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है। तो बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा या कहीं ना कहीं डॉक्टर ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो ऐसा अपने माइंड में बिल्कुल ना लाए। भाविका मैम ने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया है कि सिचुएशन जो आती है उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे हमें सीज़र करना पड़ता है, अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी भी इनके यहाँ होती है। और डॉक्टर चाहते हैं कि जितनी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो वो अच्छा ही है, बट सिचुएशन जब बच्चों पर आ जाती है, महिलाओं पर आ जाती है, एक माँ पर आ जाती है, तो वो सिचुएशन में ही डॉक्टरों को सीज़र करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस पे जान ली है, किस तरह से प्रेगनेंसी में महिलाओं ने ख्याल रखना चाहिए, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, वैसे ही डिलीवरी के बाद जो सीज़र होता है उसमें कैसे महिलाओं ने अपनी केयर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज भाविका मैम ने जो है हमें बता दी है। आप भी अगर कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो ज़रूर आप भाविका ढोबले मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका खरबी पे ही हॉस्पिटल है, और आपको गायनिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भाविका मैम आपको ज़रूर देंगी। तो आज हमारे आरोग्य मंत्रा में हमने बहुत कुछ जाना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ये शो ज़रूर देखा होगा, और इसमें से कुछ ना कुछ मुद्दे जो है आपने अपने आप में संभाले होंगे, और उस मुद्दों को लेकर या कुछ टॉपिक को लेकर आप ज़रूर फॉलो करेंगे। और भाविका मैम ने जिस तरह से सिजरिंग के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आज हमारे आरोग्य मंत्रा में यही रुकते हैं। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।